समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस भाग में हम प्रथम पोषक तत्व, उनका कार्य, उनका उपयोग कैसा करना चाहिए ये जानेंगे। शुरुआत में हम प्रथम पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, उसकी भूमिका क्या है, कैसा उपयोग करना चाहिए, इस विषय के बारे में हम जानेंगे। पहले जैसे बताया गया है कि हर किसान अपनी अपनी खेती में मुख्यतः इन तीनों को दे रहे हैं। इसमें भी यूरिया को अधिक महत्व दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन। यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। प्रथम पोषक तत्व जरूरी है, लेकिन जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से समस्या आएगी, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। इन्हें जितनी ज्यादा मात्रा में उतनी ज्यादा उपज मिलेगी, इस भ्रम में हम अभी तक खेती कर रहे हैं। लेकिन उससे जितना जल्दी हम बाहर आएंगे उतना ही अच्छा है। हमारा निवेश कम होगा और पौधा स्वास्थ्यपूर्ण बढ़ेगा, अधिक पैदावार आएगी, हमारी जमीन अच्छी हो जाएगी, जमीन स्वस्थ रहेगी। पौधे से भी पहले जमीन स्वस्थ रहना चाहिए। इसे हर किसान को समझना चाहिए। इस जमीन के स्वास्थ्य को, इसके साथ इसके उपजाऊपन को कौन बिगाड़ता है? वो हम ही हैं। मतलब किसान इन पोषक तत्वों को कौन सी अवस्था में कितना इस्तेमाल करना है, इसे जाने बगैर ही इस्तेमाल करने की वजह से हम पिछले 30 सालों से हर साल धीरे धीरे से हम जमीन के उपजाऊपन को घटा रहे हैं। इसलिए अब हम इन तीनों का विभाग, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश के बारे में ठीक से जान लेंगे। इसका कैसा और कितना उपयोग करना चाहिए, कैसा उपयोग किया है, इस फर्क को हम जानेंगे। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपने क्या गलती की ये जान सकते हैं। तो इस विभाग में हम नाइट्रोजन के बारे में जान लेंगे। नाइट्रोजन मुख्यतः पौधे के वृद्धि में इस्तेमाल होता है। पौधे के विकास में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये पौधे का उसके पत्तों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल होना है। शामिल होकर वहां पर पत्तों के हरे होने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। मतलब पौधे को पत्ते आने में, तने आने में और पौध वृद्धि में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। मतलब पौधे के वृद्धि में नाइट्रोजन का हिस्सा अधिक होता है। तो हम कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौध वृद्धि के समय करना चाहिए और ना कि जब चाहे और मर्जी के अनुसार करना चाहिए। हम किसान ये करते हैं कि सरकार यूरिया के लिए ज्यादा सब्सिडी दे रही है, इसलिए कई सारी बोरियां मिट्टी में डाल देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। ये क्यों, वो मैं बताता हूँ। यूरिया के मामले में क्या गलती हो रही है, नाइट्रोजन के मामले में ये क्या गलत हो रहा है, ये मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन वृद्धि में सहायता करता है, विकास कार्य में शामिल होता है। पत्ता हरा होने में नाइट्रोजन की भूमिका रहती है, वो इतना ही होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की भूमिका नहीं है। ऐसा हो तो हम ये कर रहे हैं कि यूरिया लाकर जब चाहे तब, मतलब खेत थोड़ा सा लाल होने पर एक बोरी यूरिया डाल देते हैं। मतलब पुष्प धारणा के समय, फल धारणा के समय यूरिया डाल देते हैं, जब चाहे तब डाल देते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से हरे पत्ते ज्यादा आएंगे, पत्ते ज्यादा हरे होते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि पौधा बहुत घना होता है, उसके आसपास के पत्ते ही होते हैं। मतलब पौधा अपनी वृद्धि का अधिक तो हिस्सा पत्ता बढ़ाने में ही लगा देता है।
मतलब नाइट्रोजन की वजह से पत्ते जरूरत से ज्यादा आते हैं, जरूरत से ज्यादा अधिक वृद्धि भी होती है। ये दोनों भी धोखादायक है। पौधे पौधे की जितनी आवश्यक है उतनी ही वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करने से या यूरिया इस्तेमाल करने से पौधा ज्यादा ऊंचा होने लगेगा, पत्ते ज्यादा आने लगेंगे और पौधा पत्ते से भर जाएगा। जरूरत से ज्यादा हरा होने लगेगा, जरूरत से ज्यादा हरियाली या पत्ते होने की वजह से कीट अधिक आकर्षित होंगे, उससे और भी नुकसान होगा। यूरिया अधिक इस्तेमाल करने से बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर किसान को अभी से यूरिया का इस्तेमाल जितना चाहे उतना ही करना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन को आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से अत्यधिक नुकसान हो जाएगा। पौधे में जरूरत से ज्यादा ऊंचाई, जरूरत से ज्यादा पत्ते और जरूरत से ज्यादा हरापन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये हमें याद रखना चाहिए। थोड़े किसान समझते हैं कि खेत एकदम अच्छा हो गया, लेकिन हम घास या पत्तों के लिए खेती नहीं करते, फसल नहीं उगाते। धान की फसल लेते हैं ताकि उसके पत्ते की, उसके वृद्धि को देखकर खुशी नहीं होना चाहिए। हरापन और पत्ते खूब देखकर खुश नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पौधे बढ़ गए तो उपज कम हो जाएगी। ये याद रखिए कि पौध वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। अधिक से यूरिया इस्तेमाल करने से जरूरत से ज्यादा पौधा रास्ता बदल देता है, रास्ता बदलकर जल्दी से बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में पत्ते आ जाएंगे, हरापन भी आ जाएगा, जिसका हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। धान की फसल व्यर्थ के लिए करते हैं या धान के लिए, यह हमें समझना चाहिए। सबसे पहले खेती करते समय हम ये गलती कर रहे हैं कि हम दूसरे के मतलब पड़ोस के किसान को देखकर खेती करते हैं, ना कि हम अपनी जमीन को देखकर। ये बड़ी गलती है। हर किसान बस यही बड़ी गलती करता है। एक ही समय दो किसान एक ही फसल की खेती करने लगे, उदाहरण के लिए धान। बीज बोने के बाद एक किसान की फसल 4 इंच ज्यादा बढ़ गई, वो भी 1-1.5 महीने के बाद, तो उससे दूसरे किसान को नींद नहीं आएगी। पड़ोसी का खेत बहुत बढ़ गया, ऐसा सोचकर जल्दी में यूरिया लेकर अपने खेतों में डाल देगा, तो इसकी फसल उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरे किसान को देखकर पहले किसान को नींद नहीं आएगी, ये भी उसी प्रकार यूरिया लेकर आएगा और खेत में डालेगा। ऐसे ऊंची बढ़ाने में होड़ लगेगी और खुश होगा कि उससे मेरा खेत ऊंचा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे किसान से मेरे खेत की उपज अधिक आई है ऐसे बताने की स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन ऊंचाई में स्पर्धा हो गई तो उपज बहुत कम मिलेगी। मेरा खेत बहुत हरा है ऐसा बोलने लगेंगे। जरूरत से ज्यादा हरापन किस लिए? जितना जरूरी है उतना ही अच्छा है। उससे ज्यादा हरापन होना नुकसान पहुंचाता है। रस चूसने वाले कीट अधिक आकर्षित हो जाएंगे। रानी मक्खी जो ज्यादा खाने वाला कीट, हरा कीट, ये भी बहुत आकर्षित होता है, जिनसे हमें बहुत नुकसान होता है। जितना देना है उतना ही देना चाहिए। हल्का सा हरापन देखने में हम यूरिया खरीद कर खेत में डाल देते हैं। बाकी खेत बहुत हरा भरा दिखने के लिए। गहरा हरापन कभी भी अच्छा नहीं है, ये याद रखें। इसलिए अभी से हर किसान पौधे बढ़ने के समय यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका प्रमाण कितना होना चाहिए, इसके बारे में, इस सब के बारे में और इन प्रथम पोषक तत्वों के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल इस भाग में नाइट्रोजन और उसकी भूमिका और उसका कैसे उपयोग करना है, बस इतना ही जानेंगे। बहुत सारे लोग यूरिया पर निर्भर होते हैं, लेकिन हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा उपलब्ध मूल तत्व है नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, अन्य मूल तत्वों से सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
इसका ऐसे उपयोग करना है कि नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधे को पहुंचाने में एक जीव चाहिए, जैसे कि पानी। वातावरण में मतलब हवा में उपलब्ध नाइट्रोजन ग्रहण करके उसके उस नाइट्रोजन को पहुंचाने में और एक जीव भी हमें जरूरत है। मैंने पहले ही बताया है कि जमीन में पौधे के जमीनी हिस्से में कई प्रकार के जीवन कार्य होते रहते हैं जो पौधे को जरूरी है। वो सभी जीवन कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं से होते हैं। वो पौधे को उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु वो पौधे के वृद्धि में सहायकारक हो सकते हैं, पौधे को कीटों से भी बचा सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पौधे के जड़ व्यवस्था तक पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इन्हें हम जीवन उर्वरक कहते हैं। वो है राइजोबियम, एजिलोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बहुत से किसान इन जैविक उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए कहा तो वो पूछते हैं किस लिए। किसानों ने इसे इस्तेमाल करके देखा, बोलते हैं कुछ फायदा नहीं हुआ। जरूर नहीं होगा, क्योंकि उनका उपयोग करने वाली पद्धति को हम अमल नहीं कर रहे हैं। अमल किए बिना जैविक उर्वरक को या जैव नियंत्रक उसको जमीन में पहुंचाने से फायदा नहीं होगा। आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होनी ही चाहिए। वैसे होने से ही जमीन में होने वाले सभी जीवन प्रक्रिया अच्छी तरह से हो जाएगी। मतलब सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु संपूर्ण वृद्धि हो सकती है उनकी। राइजोबियम, एजिलोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सभी कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं। वृद्धि होने के लिए कार्बन की जरूरत है। जमीन में कार्बन के बिना अगर तुम सीधे जैविक उर्वरक जमीन में डालेंगे, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया की भी वृद्धि होती है, उसके लिए आहार चाहिए। उन्हें आहार दिए बिना ही उन्हें सिर्फ जमीन में डालने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। बिना आहार वो मर जाएंगे। इसलिए जैविक उर्वरक को या जैविक नियंत्रक का कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम यूरिया, डीएपी, पोटाश डालने से परिणाम तो बहुत तुरंत दिखाई देगा, लेकिन इनका उपयोग करने से कम 10 दिन का अवधि लगेगा उनकी वृद्धि के लिए, और पुनरुत्पादन के लिए ये सब होने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये जमीन में होने ही हैं। अगर वो मर गए तो भी फिर से उनकी पुनरुत्पत्ति होती है। अगर हम कुछ बुआई ना करें तो भी वो सुप्तावस्था में रहते हैं। इसीलिए अभी से हर किसान को जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी उसके साथ कार्बन आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बन आधारित उर्वरक सड़ा हुआ गोबर, हरा घास फूस, जला हुआ आटा, राख, ह्यूमिक एसिड, सीवीड जैसे पल्विक एसिड, ये सभी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से उनके लिए आहार बन जाएगा और उनकी वृद्धि होने लगेगी। इसलिए नाइट्रोजन हमारे वातावरण से जितना आवश्यक है उतना मिलेगा। कई तरह के जैविक उर्वरकों को इस्तेमाल करने से 1 किलो यूरिया की भी जरूरत नहीं। मैंने जैसे बताया कि कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, इन सभी जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से 1 किलो यूरिया भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार लाभदायक है। इसलिए हर किसान को इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में सोचना चाहिए। अगले बुआई से इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया को कम करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। यह बैक्टीरिया पौधे को जितना आवश्यक है उतना ही पहुंचाएगा। पौधे पर दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन रसायनों का वैसा नहीं है। जितना भी डालो पौधा ग्रहण करता है। सहज रूप से इन बैक्टीरिया से नाइट्रोजन पौधे को मिलता है, इसीलिए पौध वृद्धि भी सुलभ होती है। पौधा स्वस्थ रहता है, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। इसलिए नाइट्रोजन को पौधे की प्रथमावस्था में मतलब बढ़ने की अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उनका कितना इस्तेमाल करना है ये अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत ही किसान
ये करते हैं कि पुष्पधारणा की अवस्था में यूरिया डालते हैं। तब ये होता है, पत्ते अधिक आते हैं, पौधे का लक्ष्य ही बदल देता है। फूल धारणा के समय जो जरूरी है वो डालने से पुष्प धारणा होती है, लेकिन इस अवस्था में यूरिया डाल देते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। इसलिए ज्यादा यूरिया डाल के हमें नुकसान ही होगा। अभी से ऐसा मत कीजिए। यूरिया या नाइट्रोजन आधारित उर्वरक इस्तेमाल करने के समय कार्बन से लिपाई करें, जैसे ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड या नीम का तेल, इनसे लिपाई करें। ऐसा करने से हमें जितना आवश्यक है उतना ही पौधे को उपलब्ध होगा। ये सभी बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये अतिरिक्त होने पर पौधे पर जहरीला असर हो सकता है। कोई भी रासायनिक उर्वरक पौधे को ज्यादा डालने से जहर होता है। इसलिए हम अभी से यूरिया को प्रथमावस्था में आवश्यकता के अनुसार देंगे। पुष्पधारणा और फलधारणा की अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। उस अवस्था में भी पत्ते आते रहते हैं, फूल धारणा होती है, छोटी छोटी टहनियां भी आती है। यूरिया कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो जरूरी है। कितना इस्तेमाल करना ये मैं बताऊंगा। तो ये है पौधे के जीवन चक्र में नाइट्रोजन की भूमिका। इसकी सहज रूप से कैसे वृद्धि करके पौधे को उपलब्ध करना है, ये मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। जितना संभव है उतना जैविक उर्वरकों के साथ नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे, वो जमीन को स्वस्थ रखेगा। हमारे खेत के जमीन में नाइट्रोजन कम होने से उसकी कमी पत्तों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम इन पत्तों को ध्यान से देखेंगे तो इस पत्तों के किनारे के बीच तक फैला हुआ रहता है। पत्तों के बीच से किनारे तक लकीरें दिखाई देती हैं और पत्तों पर पीलापन छा जाता है। पीलापन आने के बाद धीरे धीरे किनारे सूख जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होने के बाद प्रकाश संश्लेषण ना होने से हरेपन की कमी होती है। इसकी वजह से इस तरह हल्के पीले हो जाते हैं पत्ते। इसका गौर करने के तुरंत बाद ही नाइट्रोजन की कमी को दूर करना चाहिए। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस को देखने वाले किसान भाइयों को मेरी विनती है कि मैं जो समाचार दे रहा हूं वो एकदम रचनात्मक होता है। इतना ही नहीं, हर किसान को वो समझेगा ऐसे मैं बता रहा हूं। किसी तरह का शास्त्रीय या तांत्रिक शब्द इस्तेमाल किए बिना बता रहा हूं। शास्त्रीय भाषा में बताऊंगा तो किसानों के समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अत्यंत सहज सुलभ भाषा में उसे बदल कर आपको बता रहा हूं। आपको भी दूसरे किसानों को समझाने के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए किसानों की भाषा में ये कृषि समाचार को देने के लिए अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस आगे बढ़ी है। हर किसान इसे दूसरे किसानों को भी शेयर कीजिए, उनके साथ इस ज्ञान को बांटिए। धन्यवाद।